प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अर्जेंटीना दौरे के दौरान वहां की भारतीय डायस्पोरा और स्थानीय कलाकारों ने उनका जोशीले और पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। पीएम मोदी की यह यात्रा उनके 5 देशों के दौरे का तीसरा चरण है। उन्हें ब्यूनस आयर्स में भारतीय सांस्कृतिक नृत्य से पारंपरिक स्वागत दिया गया। कलाकार जीनिया ने कहा, यह जीवन बदल देने वाला अनुभव था। हमने पूरी श्रद्धा से भारतीय नृत्य रूपों को प्रस्तुत किया। पीएम मोदी ने हमें सराहा और बधाई दी। कलाकार सोफिया ने बताया, जब हमने नृत्य किया तो उन्होंने ताली बजाई और शाबाश कहा। यह विस्मरणीय अनुभव था। पीएम मोदी एक साधारण और प्रेरणादायक व्यक्ति लगते हैं। वह सच में भारत की महानता को फिर से जीवित करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। विजय कुमार गुप्ता, जो 400 किलोमीटर दूर रोसारियो से आए थे, उन्होंने कहा, मैं सिर्फ उनसे नमस्ते कहने आया था और हाथ मिलाने का अवसर भी मिला। दीपेंद्र लांबा, जो पिछले 45 वर्षों से अर्जेंटीना रह रहे थे, यह पीएम मोदी की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। हमें गर्व है कि हम उन्हें यहाँ स्वागत कर पा रहे हैं। पीएम मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के निमंत्रण पर आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। यह 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे भारत अर्जेंटीना रिश्तों में एक नया अध्याय बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ता को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बनी अड़चन के बीच तय समय सीमा के आगे झुक जाएंगे। यह प्रतिक्रिया पीयूष गोयल के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत तभी समझौता करेगा जब अपने हितों की रक्षा होगी। अमेरिका ने भारत के उत्पादों पर 26% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसकी समय सीमा 9 जुलाई को समाप्त हो रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, पीयूष गोयल चाहे जितना सीना ठोक लें, मेरे शब्द नोट कर लीजिए, मोदी जी झुकेंगे। अमेरिका चाहता है कि भारत डेयरी कृषि उत्पादों की आयात पर टैरिफ कम करे, जबकि भारत अपने कपड़ा, रत्न, आभूषण और रसायन उद्योग के लिए अमेरिका में अधिक पहुंच चाहता है। भारत ने स्पष्ट किया कि वह कृषि और डेयरी क्षेत्र के हितों से समझौता नहीं करेगा। वाणिज्य मंत्री गोयल ने कहा कि भारत दबाव में या समय सीमा के कारण व्यापार समझौता नहीं करेगा। यह समझौता तभी होगा जब दोनों पक्षों के लिए लाभकारी हो। इस मुद्दे पर भारत अमेरिका के बीच तनाव बना हुआ है और 9 जुलाई की समय सीमा से पहले समझौता होने की संभावना पर नजरें टिकी है। शुक्रवार को करोलबाग स्थित विशाल मेगा मार्ट में आग लग गई। आग लगने से 25 वर्षीय यूपीएससी छात्र धीरज की दम घुटने से लिफ्ट में फंसकर मौत हो गई। धीरज यूपी के सोनभद्र से था और पिछले 5 साल से दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। हादसे के वक्त धीरज लिफ्ट में फंसा हुआ था और उसने अपने बड़े भाई को व्हाट्सएप पर मैसेज कर मदद की गुहार लगाई। पहला मैसेज, भैया, दूसरा, लिफ्ट में फंस गए हैं, अब सांस फूल रही है, कुछ करो। परिवार ने आरोप लगाया कि अगर समय से उसे लिफ्ट से निकाल लिया गया होता तो उसकी जान बच सकती थी। बड़ी बहन और भाई सोनभद्र से दिल्ली आ चुके हैं और उन्होंने मेगा मार्ट प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। धीरज की मौत से परिवार गहरे सदमे में है। यह घटना एक बार फिर से दिल्ली में सुरक्षा इंतजामों और आपातकालीन व्यवस्था पर सवाल उठाती है। करीब 20 साल बाद ठाकरे परिवार के चचेरे भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर NSCI डोम मुंबई में आवाज मराठ्याचा रैली में नजर आए। राज ठाकरे ने 3 भाषा फॉर्मूले को रद्द करने को मराठी अस्मिता की जीत बताया और इसके लिए मराठी एकता को श्रेय दिया। उन्होंने मंच से कहा, जो काम बाला साहेब ठाकरे नहीं कर पाए वह देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया, हम दोनों को एक साथ लाकर। उन्होंने मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की कोशिशों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अगर किसी ने मुंबई पे हाथ डाला तो मराठी मानुस का असली बल देखेगा। हिंदी थोपने के विरोध में राज ठाकरे ने कहा, यह प्रेम नहीं बल्कि एक एजेंडा है। जब हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो मराठीपन पर सवाल उठते हैं, लेकिन जब बीजेपी नेता मिशनरी स्कूलों में पढ़ते हैं तब कोई सवाल नहीं करता। यह दोहरापन अब नहीं चलेगा। यह रैली मराठी अस्मिता, भाषाई पहचान और राजनीतिक एकता को लेकर एक बड़ा प्रतीक बन गई है, जहां ठाकरे परिवार के दोनों धड़े वर्षों के साथ एक साथ आए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR अभियान का समर्थन किया। उन्होंने कहा, इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाएं, यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो समय समय पर की जाती है। चिराग ने बताया कि मतदाता सूची में मृत व्यक्तियों और बाहरी लोगों के नाम शामिल पाए जाते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि सूचियों को शुद्ध और सटीक बनाया जाए ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। चिराग पासवान ने आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी इस प्रक्रिया में जनता की मदद के लिए पूरी तरह तैयार है और SIR प्रक्रिया का उद्देश्य हर योग्य व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल करना है। बिहार के जाने माने व्यवसायी और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता गोपाल खेमका की शुक्रवार रात पटना में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना गांधी मैदान थाना क्षेत्र के पास पैलेस होटल के निकट हुई, जब गोपाल खेमका अपने घर लौट रहे थे। वह ट्विन टावर अपार्टमेंट में रहते थे जो होटल के पास स्थित है। आरोपी ने उन्हें गोली मारी और मौके से तुरंत फरार हो गया। पुलिस के अनुसार गोली लगते ही उसकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने मौके से एक गोली और एक खोल कैट्रिज केजिंग बरामद किया है।
सिटी एसपी सेंट्रल दीक्षा ने बताया, 4 जुलाई की रात करीब 11 बजे गांधी मैदान साउथ इलाके से सूचना मिली कि व्यवसायी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस तुरंत अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंची। इलाके को घेर लिया गया है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस हत्या के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। बिहार पुलिस ने एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। पहले भी हो चुका था पारिवारिक नुकसान। 3 साल पहले गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी हत्या कर दी गई थी। हत्या की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे पप्पू यादव। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा। बिहार अपराधियों का सुरक्षित अड्डा बन चुका है। नीतीश जी, बिहार को बख्श दीजिए। अगर 3 साल पहले गुंजन खेमका की हत्या के बाद सरकार ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की होती तो आज गोपाल खेमका जीवित होते। तेजस्वी यादव ने भी सत्तारूढ़ सरकार पर तंज कसा। पटना में पुलिस थाने से चंद कदम की दूरी पर बिहार के एक नामी व्यवसायी की हत्या कर दी जाती है। हर महीने सैकड़ों व्यापारियों की हत्या हो रही है, लेकिन फिर भी इसे जंगल राज नहीं कहा जाएगा। यही तो है मीडिया मैनेजमेंट, परसेप्शन मैनेजमेंट और इमेज मैनेजमेंट। गोपाल खेमका की हत्या ने बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनके बेटे की पहले हुई हत्या और अब उनकी हत्या को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सुराग ढूंढ रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के 90वें जन्मदिन समारोह में भाग लेकर खुशी जताई। उन्होंने बताया कि आज उनकी दीर्घायु होने के लिए प्रार्थना हुई और कल 6 जुलाई को उनके जन्मदिन का भव्य आयोजन होगा। इसमें प्रमुख उपस्थित व्यक्ति थे किरण मंत्री किरण रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड घेरे। दलाई लामा का जन्मदिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 6 जुलाई को मनाया जाता है। समारोह में दुनिया भर से आए भक्तों और तिब्बती समुदाय के लोगों ने भाग लिया। दलाई लामा ने स्पष्ट किया कि भविष्य में उनके उत्तराधिकारी की पहचान केवल ग्यारेन फोड्रैंग ट्रस्ट करेगा। इसमें चीन की कोई भूमिका नहीं होगी। यह प्रक्रिया पारंपरिक धार्मिक पद्धति और तिब्बती बौद्ध परंपराओं के अनुसार ही होगी। उन्होंने 2011 की घोषणा दोहराई, जिसमें उत्तराधिकारी की मान्यता का अधिकार सिर्फ उनके कार्यालय और धर्म रक्षकों को है। किरण रिजिजू का बयान, मैं खुद दलाई लामा का अनुयायी हूँ। दुनिया में हर अनुयायी यही चाहता है कि उनके उत्तराधिकारी का चयन दलाई लामा स्वयं करे। किसी और को इसमें हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। यह आयोजन तिब्बती सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को सम्मान देने का प्रतीक है, जिसमें भारत की भागीदारी गहरा संबंध दर्शाती है। नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी भारत सरकार की CBI और प्रवर्तन निदेशालय के संयुक्त प्रत्यर्पण अनुरोध पर की गई। नेहल मोदी पर आरोप है कि उसने 13,000 करोड़ रुपए के PNB घोटाले में नीरव मोदी की मदद से अवैध धन को छुपाया और विदेशों में ट्रांसफर किया। अमेरिकी न्याय विभाग ने पुष्टि की कि नेहल मोदी को 4 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ 2 आरोपों में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है। धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग, PMLA 2002 की धारा 3 के तहत। दूसरा, आपराधिक साजिश, IPC की धारा 120B और 201 के तहत। अगली सुनवाई 17 जुलाई 2025 को होगी, जिसमें नेहल मोदी जमानत के लिए अर्जी दे सकता है, लेकिन अमेरिकी अभियोजन इसका विरोध करेगा। यह गिरफ्तारी भारत की बड़ी आर्थिक धोखाधड़ी में शामिल अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की दिशा में एक अहम सफलता मानी जा रही है। हॉलीवुड अभिनेता माइकल B. जॉर्डन की हिट फिल्म सिनर्स के निर्माता ने खुलासा किया है। उन्होंने अपनी फिल्म के लिए मार्वल की ब्लेड रिबूट फिल्म के लिए बनाए गए कॉस्ट्यूम्स को खरीदा और उपयोग किया। सिनर्स के निर्माता सेव ओहानियन ने बताया कि कॉस्ट्यूम्स डिजाइनर रूथ कार्टर ने ब्लेड के लिए 1980 के समय के अनुसार कपड़े डिजाइन किए थे, जो फिल्म की शूटिंग रुक जाने के कारण उपयोग नहीं हो पाए। जब सिनर्स की टीम को जल्दी शूटिंग शुरू करनी थी, तब उन्होंने मार्वल से वे कॉस्ट्यूम्स खरीदे। मार्वल ने उन्हें कम कीमत पर कपड़े देने की अनुमति दी, जिससे समय और संसाधनों की बचत हुई। पृष्ठभूमि में नजर आने वाले कलाकारों ने ब्लेड के लिए तैयार किए गए कपड़े पहने, जबकि मुख्य कलाकारों के लिए नए कॉस्ट्यूम्स बनाए गए। यह फिल्म 18 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई और अब तक 364 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई कर चुकी है। यह 2025 की 8वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है। दिलचस्प बात यह है कि यह एकमात्र फिल्म है जो किसी पहले से मौजूद कहानी पर आधारित नहीं है। मार्वल की ब्लेड का हाल। ब्लेड रिबूट की घोषणा 2019 में की गई थी, लेकिन अब तक फिल्म निर्माण की अनिश्चितता में फंसी हुई है। इसके मुख्य अभिनेता महर्षला अली ने हाल ही में कहा वे अब भी इस भूमिका को निभाने के लिए तैयार हैं। इंग्लिश बल्लेबाज हैरी ब्रूक का एजबेस्टन टेस्ट में शानदार प्रदर्शन, भारत को दी चेतावनी। एजबेस्टन टेस्ट मैच में इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने पहली पारी में 17 चौके और 1 छक्का लगाते हुए धमाकेदार पारी खेली। ब्रूक ने अपने प्रदर्शन से
भारत को चेतावनी दी है कि हम कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। उन्होंने इंग्लैंड की आक्रामक बल्लेबाजी रणनीति को सही ठहराते हुए कहा कि उनकी टीम किसी भी स्कोर का पीछा करने में सक्षम है। भारत और इंग्लैंड के बीच यह दूसरा टेस्ट मैच है और मुकाबला बेहद रोमांचक होता जा रहा है। खबर मिलने तक इंडिया की लीड 357 रनों की हो गई थी। शुभमन गिल 24 रन बनाकर खेल रहे थे और ऋषभ पंत 41 रन बना के खेल रहे थे।